चलिए जी, अब मैं आगे बढ़ूँगा इसमें। स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट के क्वेश्चंस बड़े इंटरेस्टिंग हैं और पेपर में काफ़ी पूछे जाते हैं। इस वाले चैप्टर में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाली चीज़ होगी स्केलर प्रोडक्ट के न्यूमेरिकल्स, वेक्टर प्रोडक्ट के न्यूमेरिकल्स और आपका प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन की 4 डेरिवेशंस हैं। तो 4 मुझे से पूछ रही थी कि आईडी भेज दो, अब ज्वाइन करा गर्लफ्रेंड। मेरी आवाज़ आ रही है वंशिका? ये कैसे, तुम्हारी कैसी आवाज़ आ रही है भाई? माइक खराब है क्या? और तुम हो कहाँ पर? मेरी आवाज़ आ रही है? नहीं। हाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि योर फ्रेंड्स आर आस्किंग अबाउट योर वेयर अबाउट्स, कहाँ पर हो आप और कब आ रहे हो? अच्छा, मुझे लगता है माइक खराब है, उधर से कुछ आवाज़ नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। अब स्केलर प्रोडक्ट जो है, स्केलर प्रोडक्ट के क्वेश्चंस करेंगे और स्केलर प्रोडक्ट को करने का एक दूसरा तरीका भी है, वो भी बताऊँगा अभी। तो 3 तरीके के न्यूमेरिकल्स इस पर ध्यान रखना है कि एक तो स्केलर प्रोडक्ट पर न्यूमेरिकल बनता है, एक वेक्टर प्रोडक्ट पर बनता है और एक बनता है प्रोजेक्टाइल मोशन पर। प्रोजेक्टाइल मोशन की 4 डेरिवेशंस होंगी और बाकी होंगे न्यूमेरिकल्स। प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब ये होता है कि एक बॉल को फेंका, तो बॉल को जैसे हवा में फेंका तो सीधी नहीं जाती है, क्योंकि ऐसे देखें कि बॉल ऐसे सीधी जा रही हो और फिर सोचे कि हाँ मेरी एनर्जी खत्म हो गई, अब मैं नीचे गिर जाती हूँ, है ना। वो ऐसे पैराबोलिक पाथ जो है वो ट्रेस करती है। तो अब जरा आगे चलते हैं, एक मिनट। अच्छा ठीक है, उधर से माइक काम नहीं कर रहा है। हाँ जी, पढ़ लिया मैंने मैसेज, नेक्स्ट वीक आएगी। चलिए, इसमें क्वेश्चन नोट करें। फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स find the angle between the vectors. Capital A vector is equal to I cap plus 2j cap, I cap plus 2j cap minus k cap, I cap plus 2j cap minus k cap and B vector is equal to minus I cap plus j cap और minus 2k cap तो फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। अब इसमें जो है हमें क्या करना है, हमें वेक्टर का जो अभी हमने जो स्केलर प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टीज़ देखी थी ना, उसकी भी हेल्प लेंगे। हमें क्या करना है, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करेंगे पहले, तो इस तरह से करेंगे इसको। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ए क्या है। सबसे पहले ए निकालेंगे। ए का मतलब क्या है, ए के ऊपर वेक्टर का साइन नहीं लगा रहा, सिर्फ ए, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड निकालना। मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, इनके जो कोफिशिएंट्स हैं, जैसे आई कैप है, आई कैप का कोफिशिएंट है 1 तो 1 का स्क्वायर, जे कैप का कोफिशिएंट है 2 तो 2 का स्क्वायर, के कैप का कोफिशिएंट है माइनस 1, ठीक है। तो -1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर इज़ 1, 2 का स्क्वायर इज़ 4, -1 का स्क्वायर इज़ 1, 1 + 4 इज़ 5, 5 + 1 इज़ 6, 1/6। और ये b हो गया आई कैप का मैग्नीट्यूड -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर। -1 का स्क्वायर इज़ 1 प्लस 1 का स्क्वायर इज़ 1, -2 का स्क्वायर इज़ 4, तो ये भी √6 हो गया। तो मेरे पास a आ गया, b आ गया, और अब हम ये देखेंगे कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर डायरेक्टली कैसे निकाला जा सकता है।
ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डायरेक्टली कैसे निकाला जा सकता है? आई कैप, तो इसको ऐसे लिखेंगे 1 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 1 के कैप, इधर लिखेंगे डॉट डॉट क्योंकि मैं डॉट प्रोडक्ट निकाल रहा हूँ, और फिर बी वेक्टर को लिखेंगे माइनस 1 आई कैप प्लस 1 जे कैप माइनस 2 के कैप। अब क्योंकि पहला क्वेश्चन देख रहे हैं हम डॉट प्रोडक्ट का पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, तो इस वजह से इसको तो जरा मैं पूरा इलांगेट करके दिखाऊंगा, इलेबोरेट करके समझाऊंगा आपको, लेकिन आगे के क्वेश्चंस के लिए एक शॉर्टकट बताऊंगा। देखिएगा अभी क्या करना है कि जैसे हमारे पास एक्सप्रेशन हुआ करता था ना, कोई भी जैसे मान लीजिए x प्लस वाई प्लस जेड का कोई एक्सप्रेशन है, इधर भी ऐसे कोई p प्लस क्यू प्लस आर का है, उसको मल्टीप्लाई करना है, तो उसी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे एक एक करके। जैसे 1 आई कैप है तो 1 आई कैप को पहले इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 जे कैप को इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई, फिर माइनस 1 के कैप को इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई, ऐसे करेंगे। तो आप ये देखिए ऐसा कर रहा हूँ मैं 1 आई कैप, और मल्टीप्लिकेशन कौन से वाला होगा? मल्टीप्लिकेशन याद रखिए दो तरीके के होते हैं, एक डॉट होता है और एक क्रॉस होता है वेक्टर्स में। तो अभी मैं डॉट प्रोडक्ट की बात करूँ तो दोनों के बीच में डॉट लगाना है, तो 1 आई कैप डॉट माइनस 1 आई कैप, ठीक है। तो ब्रैकेट लगा लिया, अगर कभी भी नेगेटिव का साइन होता है तो प्रोडक्ट का साइन और नेगेटिव साइन दोनों साथ साथ नहीं आते, इसलिए ब्रैकेट लगा लेते हैं। तो पहला टर्म ये हो गया, फिर दूसरा टर्म 1 आई कैप डॉट 1 जे कैप, फिर तीसरा टर्म 1 आई कैप डॉट माइनस 2 के कैप, ठीक है। उसके बाद अब ये जो 2 जे कैप है ये सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस का 2 जे कैप डॉट माइनस 1 आई कैप, फिर प्लस का 2 जे कैप प्लस 1 जे कैप, प्लस का 2 जे कैप डॉट माइनस 2 के कैप, फिर क्या हुआ माइनस 1 के कैप डॉट माइनस 1 आई कैप प्लस माइनस 1 के कैप डॉट 1 जे कैप, फिर प्लस माइनस 1 के कैप डॉट माइनस 2 के कैप। अब जब ये टर्म्स मल्टीप्लाई हुई तो हमने एक चीज़ देखी थी कि जब सेम यूनिट वेक्टर को सेम यूनिट वेक्टर के साथ आई कैप डॉट आई कैप करते हैं, या जे कैप डॉट जे कैप करते हैं, या के कैप डॉट के कैप करते हैं, तो उसका रिजल्ट आता है 1, उसका रिजल्ट 1 आता है। लेकिन जब डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स होते हैं, आई को जे के साथ, जे को के साथ, या आई को के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसका रिजल्ट आता है 0। तो मेरे पास ये आई कैप इसको तो मैं लूँगा, तो ये तो 1 इंटू माइनस 1 क्या हो गया -1, और आई कैप डॉट आई कैप वो हो गया 1, ठीक है। तो ये आ गया -1, लेकिन ये आई कैप डॉट जे कैप ये 0, आई कैप डॉट के कैप ये 0, जे कैप डॉट आई कैप ये 0, जे कैप डॉट के कैप ये 0। तो लेकिन ये जे कैप डॉट जे कैप है तो ये 1 हो गया, है ना। तो 2 इंटू 1 और जे कैप डॉट जे कैप 1 हो गया, तो केवल 2 बचा प्लस का 2। सिमिलरली के कैप डॉट आई कैप ये 0, के कैप डॉट जे कैप ये 0, इधर के कैप डॉट के कैप है ये 1 हो जाएगा, -1 इंटू -2 इज प्लस का 2। रिजल्ट क्या आ गया 2 + 2 4, 4 - 1 इज 3। तो ये पहली बार मैंने क्वेश्चन कराया तो इस वजह से पूरा आपको बताया, पूरा एक्सपेंड करके बता दिया। लेकिन नेक्स्ट टाइम से जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्या करना है, आई वाले को आई वाले में मल्टीप्लाई करो, सीधा लिखो -1, जे वाले को जे वाले में मल्टीप्लाई करो, सीधा लिखो 2 इंटू 1 इज प्लस का 2, फिर के वाले को के वाले में मल्टीप्लाई करो तो -1 इंटू -2 इज प्लस का 2। तो जैसे एडिशन करते थे ना, एडिशन में आई वाले में ही ऐड होता था, जे वाले में, के वाले में। मल्टीप्लिकेशन में भी वही कहानी है। कायदा तो ये कहता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के हिसाब से आप सबको सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन इसमें डॉट प्रोडक्ट में ये होता है आई वाला आई के साथ मल्टीप्लाई, जे वाला जे के साथ, के वाला के साथ, बस समझ गए। तो ये इतना लंबा ही आपको मैंने सिर्फ इस वजह से समझाया है कि यहाँ पर बाकी के जो डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स हैं आई कैप डॉट जे कैप, लास्ट क्लास की आप प्रॉपर्टीज़ में देखिएगा मैंने लिखवाया था कि जो डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 होता है, समझ गए, ठीक है। तो आपको बस बेसिकली ये ध्यान रखना है कि सेम यूनिट वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन 1 हो जाएगा तो ये 3 आ गया। अब आगे बढ़ते हैं,
यहाँ पर इन्होंने पूछा क्या था, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। तो हम ये कहेंगे एज वी नो दैट a vector dot b vector is equal to ab cos theta। तो a vector dot b vector is equal to ab cos theta। It implies that 3 a vector dot b vector की वैल्यू तो आ गई 3 is equal to ab cos theta। तो a कितना है √6, b कितना है √6 और cos theta। सही है। अब क्या होगा, √6 इंटू √6 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारे पास हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू 3/6, 3/3, 3/6। cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। cos के टेबल में 1/2 काम का है 60 डिग्री लिख दो, या तो 60 डिग्री लिख दो और π/3। ठीक है, π/3 समझ गए क्यों लिख रहे हैं। ठीक है, 180 डिग्री को बायो वाले बताओगे, मालूम है ना, 180 डिग्री को पाई बोलते हैं। ठीक है, तो 60 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 180/3 यानी कि π/3। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रूव दैट द वेक्टर्स that the vectors a vector is equal to prove that the vectors a vector is equal to I cap plus 2j cap plus 3k cap I cap plus 2j cap plus 3k cap and b vector is equal to 2y cap minus j cap। b vector is equal to 2y cap minus j cap are perpendicular to each other। are perpendicular to each other। तो हमको ये प्रूव करना है कि ये जो दो वेक्टर्स हैं ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, जब भी कभी वेक्टर्स परपेंडिकुलर है इसका मतलब दोनों के बीच में एंगल जो है वो 90 डिग्री है। तो उसके लिए हमने ये बताया था कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, वो कैसे, आप ये देखिए कि अगर हमारे पास एक वेक्टर ये है a वेक्टर और दूसरा वेक्टर ये है b वेक्टर और दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a b cos थीटा यानी कि cos 90। cos 90 क्या होता है 0, 0 इंटू एनीथिंग इज 0। तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर इसका रिजल्ट क्या आ गया, 0 आ गया। तो अगर कोई भी दो वेक्टर्स को मुझे प्रूव करना है कि वो दोनों ऑर्थोगोनल हैं या परपेंडिकुलर, ऑर्थोगोनल का मतलब भी यही होता है कि परपेंडिकुलर। ठीक है, ये दोनों के बीच में अगर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल आ जाना चाहिए, बस। तो अब जरा देखिएगा, अब यहाँ पर ये कहेंगे कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर मुझे ये निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे इसको, ऐसे i कैप को 1i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप डॉट 2i कैप माइनस 1j कैप प्लस 0k कैप। ये हो गया a वेक्टर डॉट b वेक्टर। अब क्या करेंगे, i वाला i वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 इंटू 2, j वाला j वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू माइनस 1 प्लस k वाला k वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 इंटू 0। 2 इंटू माइनस 1 इज माइनस 2, 3 इंटू 0 इज 0। तो माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल आउट 0। हम लिखेंगे सिंस a वेक्टर dot b vector is equal to 0, it implies that a vector is perpendicular to b vector। तो यही चीज प्रूव करनी है। सही है जी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है टू वेक्टर्स a वेक्टर vectors a vector is equal to 5i plus 7j minus 3k
5y plus 7k minus 3k, then b vector is equal to 2y plus 2j minus alpha k. Y plus 2j minus alpha k are mutually perpendicular to each other. Are mutually perpendicular to each other. Are mutually perpendicular to each other. Let's talk. What is the value of alpha? What is the value of alpha? आपको अल्फा की वैल्यू निकालनी है। ये दोनों वेक्टर्स जो हैं दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब आपस में दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। 90 डिग्री का एंगल है तो इसका मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, वो कंडीशन लगाएंगे और एक अननोन है हमारे पास अल्फा, वो निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए सिंस since A vector is perpendicular to B vector, it implies that A vector dot B vector is equal to 0. A vector dot B vector is equal to 0. 0 क्यों लिख रहा हूँ, 0 वेक्टर क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। स्केलर प्रोडक्ट का मतलब इसका जो रिजल्ट है वो स्केलर है। ठीक है, वो वेक्टर नहीं है। ठीक, अच्छा, A vector dot B vector is equal to 0. A vector क्या है, 5y plus 7j minus 3k. 5y plus 7j minus 3k dot B vector कितना है, 2y plus 2j. 2y plus 2j minus alpha k is equal to 0. 5 into 2 plus 7 into 2 plus minus 3 into alpha, minus 3 into minus alpha is equal to 0. 5 2s are 10, 7 2s are 14, minus 3 into minus alpha is plus का 3 alpha is equal to 0. 24 plus 3 alpha is equal to 0. 3 alpha is equal to minus 24, 3 8 are 24. अल्फा की वैल्यू आ गई -8। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। if the magnitudes of two vectors are 3 and 4, vectors are 3 and 4 and their scalar product is 6 and their scalar product is 6, comma, then find the angle between the two vectors. Find the angle between the two vectors. तो आपको दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना है। देखिए क्या बोलते हैं, द मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू वेक्टर्स आर 3 and 4। तो अगर हमारे पास दो वेक्टर्स दे रखे हैं और उनका मैग्नीट्यूड जो है वो 3 and 4 है, let the two vectors be
vectors be a vector and b vector given a is equal to 3 and b is equal to 4 and their scalar product is 6 and a vector dot b vector is equal to 6. अभी a vector dot b vector 6 के बराबर दे रखा है और a vector dot b vector क्या होता है ab cos theta, ठीक है. तो a b cos theta is equal to 6 and जी a कितना है 3 b कितना है 4 into cos theta is equal to 6. 3 1 3 2 6 1 2 2 so 2 cos theta is equal to 1. 2 cos theta is equal to 1 मतलब cos theta is equal to 1 by 2, theta is equal to 60 डिग्री और pi by 3. थीटा की वैल्यू क्या होगी 60 डिग्री होगी या फिर इसको pi by 3 होगी, ठीक है जी. चलिए जी, तो ये तो हमको वैसे ही दे दिए थे जितने भी क्वेश्चंस हैं कि भाई ए वेक्टर कुछ है या बी वेक्टर कुछ है. अब एक्चुअल के क्वेश्चन कुछ इस तरीके के आएंगे जहाँ पर हमको वेक्टर क्वांटिटी दे रखी होगी. फॉर एग्जांपल फोर्स दे दिया या एक्सेलरेशन दे दिया या वेलोसिटी दे दी. इसके क्वेश्चंस कैसे होंगे? 1 मिनट रुकिए बस अभी करवा रहा हूँ. हाँ मतलब दे रखा होगा आपको कि कहीं पर फोर्स दे रखा है, कहीं पर जैसे मान लीजिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है तो फोर्स अपने आप में एक वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, लेकिन दोनों का जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है वर्क डन हो जाता है. तो वर्क डन हो जाएगा. मैं भी करवाता हूँ. मेरा को पता है भाई मैं अंग्रेज से बकवास कर रही थी.
मीटिंग पे भी जो यूनिवर्सिटी वाले भी वो होते हैं क्या होते हैं एडवर्टाइजमेंट वाले या तो उन्होंने जो परमिशन करना था प्रोग्राम तो हमें पता चला ना कि वीकेंड साइंस तो सबसे पहले बहुत अच्छा गया नोट्स नहीं अभी नहीं, और मैं वही तो कह रहा था कि आज सब बच्चे दे दो मेरे को, मैं करके दे दूँगा कल या परसों। हाँ ठीक है। चलिए जी अगला एग्जांपल देखिएगा, अ बॉडी कॉन्स्ट्रेंट टू मूव। Body constrained to move along the z-axis of a coordinate system move along the z-axis of a coordinate system. A body constrained to move along the z-axis of our coordinate system is subjected to a constant force F vector is subjected to a constant force F vector given by F vector is equal to minus I cap plus 2j cap plus 3k cap Newton plus 2j cap plus 3k cap Newton। फोर्स की यूनिट होती है ना न्यूटन।
where I cap, j cap and k cap, where I cap, j cap and k cap represent unit vectors along represent unit vectors along x, y and z axis respectively. ठीक है, ये वाली लाइन अगर क्वेश्चन में नहीं भी दे रखी होती तो हमें पता ही है कि वो y कैप, j कैप, k कैप x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस के अलावा यूनिट वेक्टर्स को कहा जाता है. कैलकुलेट फुल स्टॉप, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स calculate the work done by the force in displacing the body through a distance. Displacing the body through a distance of 4 meter along the z-axis. 4 meter along the z-axis. ठीक है, अब देखिएगा इन्होंने कहा है the body constrained to move along the z-axis of a coordinate system. कॉन्स्टेंट टू मूव अलाउंग का मतलब क्या है कि उस पर कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट करा जाता है कि वो सिर्फ z एक्सिस के अलाउंग ही मूव कर रहा है, x एक्सिस और y एक्सिस के अलाउंग मूव नहीं करेगा. हाँ, फोर्स उस पर लग रही है वो -1 I कैप भी है, मतलब x एक्सिस के अलाउंग -1 लग रहा है न्यूटन, और z एक्सिस के अलाउंग 3 न्यूटन और y एक्सिस के अलाउंग 2 न्यूटन. ये फोर्सेस लग रहे हैं, लेकिन इन फोर्सेस के बावजूद भी वो चल रहा है सिर्फ z एक्सिस के अलाउंग ही. ठीक, तो उन्होंने बोला भी है कि सबसे पहले तो हमें जैसे वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. एफ वेक्टर इज इक्वल टू कितना दे रखा है, -1 I कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 3k कैप. एस वेक्टर यानी कि डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, वो कह रहे हैं कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स इन डिस्प्लेसिंग द बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर अलोंग द z एक्सिस. तो डिस्प्लेसमेंट सिर्फ z एक्सिस के अलोंग है, यानी कि x एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट 0, y एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट 0 और z एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट 4. यहाँ पर लिखेंगे m इज फॉर न्यूटन, यहाँ पर लिखेंगे m इज फॉर मीटर. हमें मालूम है फोर्स की ऐसा यूनिट न्यूटन होती है और डिस्प्लेसमेंट की ऐसा यूनिट मीटर होती है. ठीक है, तो फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट ये वर्क डन होता है. तो w इज इक्वल टू f डॉट s यानी कि -1 I कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 3k कैप डॉट 0 I कैप प्लस 0j कैप प्लस 4k कैप. मेरे काम का सिर्फ k कैप वाला है, -1 इंटू 0 I वाला I वाले में मल्टीप्लाई प्लस 2 इंटू 0 j वाला j वाले में मल्टीप्लाई प्लस 3 इंटू 4 k वाला k वाले में मल्टीप्लाई. ये 0 और ये 3 4 12 जूल. वर्क डन की यूनिट जूल होती है. ऐसे ही अगला जी. अच्छा, जब भी कभी हम वर्क डन की बात करेंगे तो वर्क डन हमको मालूम है कि वर्क डन स्केलर क्वांटिटी होती है. ठीक है ना, वर्क डन वेक्टर क्वांटिटी नहीं है. तो अगर स्केलर क्वांटिटी है तो स्केलर प्रोडक्टिव लगाएंगे. ठीक है, अगर हमारे पास कोई ऐसी क्वांटिटी आ जाएगी जो कि वेक्टर क्वांटिटी है तो वहाँ वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे, जो हमने अभी नहीं पढ़ा. वेक्टर प्रोडक्ट भी करवाऊंगा. अगला देखिएगा, द फोर्स ऑफ फोर्स ऑफ. तो हमेशा ना इसमें मतलब अगर कोई चीज़ भूल भी जाए, जैसे वर्क डन है, तो वर्क डन का कभी भी अगर आप भूल भी जाए तो वैसे भी सोचिएगा कि वर्क डन की क्या कोई डायरेक्शन होती है कि आपने किस डायरेक्शन में वर्क करा. तो वर्क डन की कभी कोई डायरेक्शन नहीं होती. डायरेक्शन नहीं है तो फिर स्केलर है तो स्केलर. ठीक है, अब देखें
A force of 7I cap plus 6K cap इसमें जे कैप नहीं है, इसमें जे कैप नहीं है। नहीं देगा। तो a force of 7I cap plus 6K cap Newton makes a body move on a rough plane. Makes a body move on a rough plane. With a velocity of 3J cap cap plus 4K cap meter per second. SC power minus 1 meter per second. Calculate J cap. हाँ J cap. Let's stop. Calculate the power in watts. पावर का फॉर्मूला या पावर का कोई भी डेफिनेशन वगैरह कुछ भी याद हो तो बताइए। फॉर्मूला डेफिनेशन कुछ भी याद है? हाँ? बोलो। नहीं याद है तो कोई बात नहीं, 9th क्लास में पढ़ा होगा, मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा हूँ। हाँ ये 10th क्लास में पढ़ा था, P इज इक्वल टू वी आई, वो इलेक्ट्रिक पावर था। ठीक है, यहाँ मैकेनिकल पावर की बात कर रहे हैं जहाँ पर फोर्स लगाई जा रही है। याद है? नहीं, चलिए। तो पावर होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क डन अपॉन टाइम। और आप ये देखिएगा कि ये P इज इक्वल टू W अपॉन T, ये बेसिक फार्मूला पावर का ये है। और फिर आपने एक चीज़ ये देखी थी 10th क्लास को आ जाता हूँ मैं, कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था वो था वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, तो यहाँ से वर्क डन क्या हो जाएगा, V इंटू Q। ठीक है, और I जो है करंट होता था चार्ज पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो चार्ज पर यूनिट टाइम ये होता था। तो जरा देखिएगा कि अगर पावर है वर्क डन पर यूनिट टाइम, तो वर्क डन V W को क्या लिख दिया, V इंटू Q अपॉन T। और ये जो Q अपॉन T है इसको I लिख सकते हैं, तो इसलिए वो V इंटू I यहीं से आता है, वर्क डन अपॉन टाइम से ही आता है। तो हम ये कहेंगे power is defined as rate of moving work। आप लोग पेपर थोड़ी पढ़ते होंगे, न्यूज़पेपर तो पढ़ते नहीं होंगे। कुछ पता चला क्या बोर्ड का पैटर्न वगैरह के बारे में? आज कुछ न्यूज़ आई, यूटीज का पैटर्न। ये तो यूनिट टेस्ट हो रहा है स्कूल में। अरे मैं बोर्ड की बात करूँ तो यूनिट टेस्ट वो तो स्कूल पर डिपेंड करता है। ठीक है, देखिए ऐसा है कि अभी नई गवर्नमेंट बनी है और ज़रा प्रेशर ज़्यादा है गवर्नमेंट के ऊपर, प्रेशर थोड़ा ज़्यादा है। अभी नीट का भी आपने सुना होगा कि प्रॉब्लम हुई है, तो फिर क्या हो रहा है? अब कुछ नहीं हो रहा है वो, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ बच्चों के जो स्कोर्स है वो जेन्युइन है, इसलिए अब कुछ नहीं कर। कब की खबर बता रहे हैं? कल की। और ग्रेस मार्क्स के बारे में कुछ पता चला? हाँ, ग्रेस मार्क्स वापस लिए जा रहे हैं, ग्रेस मार्क्स वापस लिए जा रहे हैं। और उसमें ऑप्शन दिया जा रहा है कि अगर किसी को ग्रेस मार्क्स चाहिए तो ग्रेस मार्क्स, या तो ग्रेस मार्क्स ले लो आप। ग्रेस मार्क्स अगर चाहिए तो फिर आपको रीटेस्ट भी देना पड़ेगा, और या फिर ग्रेस मार्क्स हटवा दो, ये है कुछ। तो हालांकि फाइनल फैसला हुआ नहीं है, पर री एग्ज़ाम के चांसेस बन रहे हैं नीट के। ठीक है, अभी कुछ बताया नहीं है। तो जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो दोबारा पुराने वाला ही रिपीट करा है, और उसी का स्टेटमेंट ये आया हुआ है कि ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है ये जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि 2025 और 26 जो सेशन है, जो अभी चल रहा है 2024-25, तो 24-25 में आप लोग क्या करेंगे, आप 2025 में आप 11th के फाइनल एग्ज़ाम देंगे।
और 2025 में आप पढ़ेंगे और 26 में बोर्ड के पेपर देंगे। तो वो जो 2025-26 है उसके लिए नई एजुकेशन पॉलिसी ये कह रही है, अब ये कंफर्म हो गया है, नई एजुकेशन पॉलिसी कह रही है कि हम जो एग्ज़ाम है वो साल में 2 बार कराएंगे, ठीक है। बोर्ड के एग्ज़ाम साल में 2 बार कराएंगे। अब इसमें बेवकूफ़ियत जो है वो बता देता हूँ मैं आपको, मुझे लग रही है, हो सकता है उन्होंने कुछ अच्छा ही सोचा हो, मुझे पता नहीं अभी। तो जैसे आपने सुना कि साल में 2 बार एग्ज़ाम, तो आपके दिमाग में एकदम आया होगा कि सेमेस्टर सिस्टम पूरा जो, जैसे अभी ये फिज़िक्स की वॉल्यूम 1 है, वॉल्यूम 2 है, तो वॉल्यूम 1 जो है वो मुझे एग्ज़ाम 6 महीने बाद देना होगा, अगले 6 महीने मेरे को पढ़ने के लिए मिलेंगे। जैसे 12 महीने होते हैं तो 2 जो चीज़ें हैं, 2 ऑप्शंस हैं वो सजेस्ट करेंगे। पूरी पेपर की कटिंग में आज भेजूँगा, पापा ने पढ़ के सुनाया, मेरे को सुना, मैं भी नहीं पढ़ता, पापा पढ़ के सुना देते हैं, कुछ भी काम की खबर होती है। तो उसमें ये था कि 5 महीने पढ़ाई चलेगी, 1 महीने पेपर चलेंगे, फिर 5 महीने पढ़ाई चलेगी, फिर 1 महीने पेपर चलेंगे। ऐसे ही तो होता है सेमेस्टर सिस्टम। फिर 5 महीने आपने फर्स्ट टर्म की पढ़ाई कर ली, और फिर जो 1 महीना बचा उसमें पेपर हो गए, फिर 5 महीने पढ़ाई करी, फिर 1 महीना पेपर। तो एक तो ये है, ठीक है। इसको इम्प्लीमेंट करने के चांसेस कम है। जिस पर ज़्यादा सहमति बन रही है वो क्या बन रहा है कि एक पेपर होगा फरवरी में और एक पेपर होगा अप्रैल में, मतलब बीच में मार्च का गैप, ऐसा कुछ बन रहा है। हाँ, तो ये मुझे भी गलत लग रहा है कि बच्चे परेशान हो जाएंगे इसमें, एक फरवरी में और एक अप्रैल में होगा। और कुछ ऐसा भी सुनने में आ रहा है, कि उसका जो पैटर्न है वो पैटर्न कुछ मतलब इससे मैच करेंगे, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से इनसे मैच करेंगे पैटर्न, ये भी सुनने में आ रहा है। ये तो अच्छा है, ये तो अच्छा ही होना चाहिए। अब वो पता नहीं वो किस तरीके से करेंगे। अभी पेपर में सिर्फ इतना आया है कि ज़्यादा गवर्नमेंट इस चीज़ पर फोकस कर रही है, क्योंकि ये अगर ये हो गया ना तो ये बहुत बड़ा स्टेप होगा, और ये रिवॉल्यूशनरी स्टेप होगा मेरे हिसाब से। क्योंकि अभी आप लोग भी देख रहे होंगे, और आप लोग ना 12th के बाद में असल में आपको तब पता चलेगा कि 12th के बाद में एक्चुअली जो कहते हैं ना कि नर्सरी, LKG, UKG और उसके बाद 12 साल की पढ़ाई होती है, 12 साल की नहीं होती, वो 13 साल की पढ़ाई होती है, अगर वाकई में IIT या एम्स वगैरह में कहीं पर जाना चाहते हो तो। क्योंकि 2-4 बिरले होते हैं जो 11th-12th के साथ में IIT का एग्ज़ाम या नीट का एग्ज़ाम निकाल देते हैं, ठीक है। अगर निकाल भी देते हैं तो IIT निकाला, पता चला जो कोल माइन इंजीनियरिंग मिल रही है, अभी मैं नहीं करूँगा कोयले की खान का काम, मुझे नहीं करना, ठीक है। तो ऐसी उल्टी सीधी ब्रांचेस बनती हैं। किसी को केमिकल इंजीनियरिंग मिल गई तो केमिकल में कि नहीं मेरे को तो पेट की स्मेल चढ़ती है, मैं नहीं कर सकता। तो इस तरीके की ब्रांचेस, क्योंकि आजकल सबको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, एम्बेडेड सिस्टम, सबको यही ब्रांचेस चाहिए, और ये सब ब्रांचेस है कंप्यूटर साइंस की, सबको यही चाहिए। तो अब उसके लिए टॉप रैंक में आना ज़रूरी है। अभी टॉप रैंकर्स जितने भी हैं वो सारे ड्रॉप आउट से होते हैं, सब 12th के बाद में ड्रॉप लेते हैं। तो अल्टीमेटली जो 11th-12th में बच्चा तैयारी करता है, फिर वो डिप्रेशन के असीम सागर में चला जाता है। ये प्रॉब्लम होती है। इस प्रॉब्लम से निकलने का ये सॉल्यूशन है जो मुझे लग रहा है। अरे एक जैसा कर दो ना यार पैटर्न, 11th-12th की बच्चा अलग से पढ़ाई कर रहा है, उसकी अलग से पढ़ाई कर रहा है, स्कूल में अलग जा रहा है, वीरान बना घूम रहा है पागलों की तरह। सही में 11th-12th के बच्चों के चेहरे पर अजीब सा आपको टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब आपको दिखाई देगी, धीरे धीरे दिखाई देगी। आपको अपने साथ के बच्चे में दिखाई देंगे। फिर उनमें कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इन चीज़ों से ऊपर उठ जाते हैं, है ना, फिर कहते हैं छोड़ना और बताए क्या चाह रहे हैं, बस फिर अपना वो बस्ती में आ जाते हैं। तो इस तरीके का, और ये सभी के साथ है, और ये अब से नहीं है, ये 25-30 साल से चला आ रहा है। जब से देख रहा हूँ तब से तो मेरे को तो यही चीज़ दिखाई दे रही है। मैं जब स्टूडेंट था 11th-12th में, मैं भी इसी डिप्रेशन वाले फेज से गुजरा। अल्टीमेटली मेरे को भी ड्रॉप लेना पड़ा, साथ में भी तैयारी करके देखी, साथ में तैयारी करी, ट्यूशन में फेल हो जाओ तो स्कूल में डांट, मतलब तो घर पर ये सुनने को मिलेगा कि यार तो ट्यूशन के पैसे भी दे रहे हैं जब तुझे फेल ही होना होगा, ठीक है। अभी ट्यूशन में परफॉर्म कर रहे हैं तो पता चला स्कूल में फेल हो गया, यार स्कूल में तेरे से पास तो हुआ नहीं जा रहा, तो ट्यूशन क्या खाक पड़ रहा है। मतलब कुल मिलाकर ये था कि चित भी मेरी पट भी मेरी, मतलब कुल मिलाकर हमें ही पिटना है, हमें ही सुनना है, ये है। तो वो पैटर्न ही इतना गंदा बना रखा है। अभी इसको देखो बेचारे को ये टेंशन में, तुम्हारा बाकी सारे बच्चे जो है वो सिर्फ स्कूल की पढ़ाई कर रहे हैं, नॉर्मल पढ़ाई कर रहे हैं, वो भी छुट्टियाँ एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। ये भाई साहब वो भी स्कूल जा रहे हैं, या ऑनलाइन चल रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, ठीक है। सर वहाँ पर ये करा रखा है, अभी मोशन का स्ट्रेट लाइन कराया नहीं, मोशन का अपने भाई को पहले करा दिया, ठीक है। तो पुरानी चीज़ें जो है, पुरानी चीज़ें अब रिकॉल हो रही हैं। जैसे साउथ की फिल्म चलती है ना फ्लैशबैक में, अभी इसकी फ्लैशबैक में फिल्म चलती है, तो अच्छा हाँ ये वेक्टर है, मैं 1 महीने पहले सर से पूछ रहा था, ये अब करा रहा है। सर बेचारा क्या करे, स्कूल का टीचर क्या करे, और वो जो कोचिंग वाले पिनाकल वाले हैं तुम्हारे यहाँ, वो बेचारे क्या करें।
सबको अलग अलग टारगेट्स दिए मैं अल्टीमेटली चक्की के अंदर गेहूं की तरह पिसता है स्टूडेंट। तो कुल मिलाकर मेरे को तो ये लग रहा है कि अगर ये वाकई में इनका टारगेट ये है कि एक ही पैटर्न कर दें, अरे भाई एक ही पैटर्न करो, स्कूल में टीचर भी वही पढ़ाएगा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाला है, तो फिर टेंशन किस चीज़ की। और फिर ये इतनी लंबी थ्योरी डेरिवेशन में क्या ज़रूरत है इसकी, क्यों लगे पड़े हो इसमें फालतू में कराने। कई चीज़ें तो समझ में नहीं आती, बिना मतलब करी करने में लगे पड़े। हर एक बार बताओ, अच्छा चलो मान लीजिए माइंड शार्प होता है बहुत शार्प होता है, हो गया यार 10वीं तक जितना शार्प होना था। अब तो कैलकुलेटर दे दो बच्चों को, इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस। अकाउंट्स वाले बच्चों को वीरान बोलते हैं 11th-12th, इससे तो ICSE बोर्ड ठीक है। 11th-12th में कैलकुलेटर मिलता है, आपको मालूम है, कैलकुलेटर मिल जाता है। और ग्रेजुएशन में जाकर सबको ही मिलना है कैलकुलेटर, किसी भी उसमें चले जाओ। कॉमर्स वाले बच्चे को तो कैलकुलेटर मिलेगा, जो CA का अपना कॉम्पिटिटिव एग्जाम करेगा उसको कैलकुलेटर मिलेगा। इनफैक्ट एग्जाम्स जो है वो भी ऑनलाइन होते हैं, लगे पड़े पेपर किसने। और जब ऑफिस ज्वाइन करते हैं तो नोट में सुंदर हैंड राइटिंग नोट क्या मतलब धोखा हुआ था कि हमारे साथ, हमें तो डेस्कटॉप पर या लैपटॉप पर बिठा दिया गया। जब टाइप भी करना था तो भाई वो स्कूल में प्रैक्टिस करवा देते ना उसकी। अभी जब बच्चा जब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाता है या अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिस में ज्वाइन करता है तो वहाँ जाकर भी ये हो जाता है कि टाइपिंग नहीं आती क्या, टाइपिंग तो सीखी नहीं। वो पेपर घिसने के चक्कर में ना टाइपिंग स्पीड बनी नहीं पाई, तो वो ढूंढता है मेरे तो। नहीं अगर मेरे को मोबाइल फ़ोन दे दोगे तो टच स्क्रीन पे तो मैं स्पीड में मतलब मैं छोड़ दूँगा सब, है ना। लेकिन क्या है कि मेरे को लैपटॉप या डेस्कटॉप नहीं मिला हुआ, तो ये बड़ी दिक्कत रहेगी। चलिए जी, तो मैं पेपर की कटिंग भेज दूँगा, बाई चांस मैं भूल जाऊँ ना तो मेरे को भेजना, उसको डिस्कस करना ज़रा स्कूल में भी। तुम्हारे यहाँ वैसे जल्दी पता चल जाता है स्कूल वालों को, मुझे लग रहा है तुम्हारे यहाँ वालों के लिंक है वो CBSE, पहले से पता चल जाता है सब। हमारी प्रिंसिपल XRP कैप्टन है, उसका क्या रिलेशन है वो नहीं पता। वो तो खैर अभी है ना, वो तो अब आई है ना, तो पहले वाले प्रिंसिपल को सबका कुछ हमारे टीम प्रिंसिपल बदल चुके हैं। पता करना। अच्छा जैसे कि रेट ऑफ डूइंग वर्क है, अब वर्क में हमने अभी देखा, वर्क में क्या होता है, फैक्टर डॉट एस फैक्टर अपॉन में टी है। अभी ये जो टाइम है, टाइम फैक्टर तो होता नहीं, एफ फैक्टर डॉट इसको ऐसे करते हैं एस फैक्टर अपॉन टी है। टाइम जो है वो कांस्टेंट है, स्केलर होता है, तो स्केलर है तो इसको चाहे आप टी के एस के नीचे ले जाओ चाहे एफ के नीचे ले जाओ, एक ही बात है। और ऐसा मैंने क्यों करा, क्योंकि मेरे पास एस फैक्टर अपॉन टी यानी कि वेलोसिटी मेरे पास है, तो क्या हो जाएगा एफ फैक्टर डॉट वी वेक्टर, एफ फैक्टर डॉट वी वेक्टर। अब एफ फैक्टर कितना दे रखते हैं 7i कैप प्लस 6j कैप, तो इसको लिखेंगे 7i कैप प्लस 0j कैप प्लस 6j कैप। एफ फैक्टर डॉट वी वेक्टर, वी वेक्टर क्या है, इसमें i कैप नहीं है तो 0i कैप प्लस 3j कैप प्लस 0j कैप, ये हो गया। अभी i वाले से मल्टीप्लाई 7 into 0, j वाले के साथ मल्टीप्लाई 0 into 3 और k वाला के साथ मल्टीप्लाई तो 6 into 0 0 6 4 जा 24 वॉट्स। ठीक है जी, बस तो आज तक कर लीजिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ठीक है, और किसी के पास हार्ड कॉपी हो नोट्स की तो दे दो, नाम लिख कर देते ना, मैं ना स्पेलिंग करके दे दूँगा आपको। नाम लिखिए। ठीक है, आपके लिए नया बनाकर दे दूँगा, ठीक है।